आई है जो न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करती है बल्कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की प्राकृतिक विरासत को भी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह साफ कहा है कि ये कानून न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है बल्कि अवैध कब्जों को बढ़ावा देकर सरकारी जमीन की लूट को भी वैधता देता है। कोर्ट ने सरकार को 28 फरवरी 2026 तक सभी अवैध कब्जे हटाने का सख्त आदेश दिया है। ये फैसला हिमाचल की हरियाली, पर्यावरण और पब्लिक ट्रस्ट की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है, इसका असर क्या होगा और कैसे ये फैसला हिमाचल की जमीन और जंगलों को नया जीवन दे सकता है। आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, इसका क्या असर होगा, इसमें क्या एक्शंस लिए जाएंगे, क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मामला अब हाईकोर्ट के सख्त रुख की वजह से चर्चा में है। हाईकोर्ट ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये साफ कहा है कि ये धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। कोर्ट के मुताबिक ये कानून अवैध कब्जों को बढ़ावा देता है और ईमानदार और बेईमान को एक ही तराजू में तोलता है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। 28 फरवरी 2026 तक सभी सरकारी और वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाएं। कब्जाधारियों से न सिर्फ बेदखली की लागत वसूली जाएगी बल्कि खाली की गई जमीन की तारबंदी भी उनके खर्च पर होगी। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जहां फलदार पेड़ हैं, वहां फलों की नीलामी की जाए। अगर नीलामी संभव न हो तो फल वन्य जीवों के लिए छोड़ दिए जाएं। इस मसले की पृष्ठभूमि को समझे तो 1983 से हिमाचल सरकार ने कई नीतियां बनाई जिनमें अवैध कब्जों को नियमित करने की कोशिश की गई। 4 जुलाई 1983 की नीति के तहत 5 बीघा तक के कब्जों को महज 50 रुपए प्रति बीघा की मामूली राशि पर नियमित करने का प्रावधान था। 5 से 10 बीघा के कब्जों पर बाजार मूल्य का 3 गुना और 10 से 20 बीघा के कब्जों पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाता था। 20 बीघा से ज्यादा के कब्जों के लिए सीधे बेदखली का नियम था। 1987 से इस नीति में बदलाव हुआ और 30 अगस्त 1982 को कट ऑफ तारीख तय की गई। इसके तहत सिर्फ 30 जून 1970 से पहले के कब्जों को नियमित करने की बात की थी। 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने धारा 163A लागू की, जिसके तहत करीब 1,67,000 लोगों ने कब्जे नियमित करने के लिए आवेदन किए। लेकिन हाई कोर्ट ने अब इन सभी नीतियों को कानून के शासन के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि ऐसी नीतियां सरकारी जमीन की लूट को बढ़ावा देती हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। वन रक्षकों और पटवारियों को अब हर महीने अपने क्षेत्र में अवैध कब्जों की रिपोर्ट या शपथ पत्र देना होगा। अगर लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो तत्काल निलंबन और सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि अदालत ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को गैर कानूनी करार दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस धारा का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को मदद देना था। 2002 में ही इस पर रोक लग चुकी थी। अब हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हिमाचल में किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार इस फैसले पर विचार कर आगे कदम उठाएगी। और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है। ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको
इनाम देने जैसा है। प्रदेश सरकार ने जब ये कानून बनाया था 2002 वर्ष से पहले, उसमें ये कानून बनाने की वजह बताई थी कि जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो उनकी होल्डिंग्स में थोड़ा बढ़ाया जाएगा एनक्रोचमेंट में गवर्नमेंट लैंड को ऐड करके। दूसरा उन्होंने बताया था कि ये 163 सेक्शन जिसके तहत एनक्रोचमेंट को ख़त्म करना होता है, एनक्रोचमेंट को उठाना होता है, उस अनुभाग के तहत इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन बनाई गई है ताकि अगर कोई एनक्रोचमेंट जेन्युइन है, अब जेन्युइन हो या नहीं है तो उस वक्त देखा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो उसे रेगुलराइज किया जा सके। और तीसरा, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आने की संभावना है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कब्जाधारियों से वसूली गई राशि का इस्तेमाल वनीकरण या पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा। खाली की गई जमीन पर स्थायी सीमा चिन्ह लगाए जाएंगे ताकि दोबारा कब्जा न हो। इस फैसले से साफ है कि हाई कोर्ट सरकारी जमीन की हिफाजत और हिमाचल की प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। हिमाचल हाई कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करेगा बल्कि सरकारी जमीन और पर्यावरण की रक्षा भी सुनिश्चित करेगा। अवैध कब्जों को हटाने और अधिकारियों पर सख्ती से हिमाचल की हरियाली को नया जीवन मिलेगा। वसूली से वन लगाए जाएंगे और खाली जमीन फिर से हरी भरी होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ये हिमाचल की प्राकृतिक विरासत और हरियाली को बचाने के लिए भी एक मजबूत कोशिश माना जा रहा है। धारा 163 को रद्द करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन की लूट और पर्यावरण से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। 57,549 से ज्यादा कब्जे जो 10,320 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैले हुए हैं, अब 28 फरवरी 2026 तक ये सारे जो कब्जे हैं ये खाली कराए जाएंगे। इन्हें खाली करना पड़ेगा और इसकी जो खर्चा है वो भी उन्हीं से वसूला जाएगा जिन्होंने ये कब्जा किया होगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि जहां पर जिस क्षेत्र पर, जिस जमीन पर बागान है, जहां पर सेब या किसी भी तरीके के फ्रूट्स के पौधे हैं, उन वहां पर नीलामी लगाई जाएगी, फ्रूट्स को बेचा जाएगा और कई तरीकों से वो जो पैसा है वो कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। कोर्ट ने न सिर्फ कब्जाधारियों से बेदखली की लागत वसूलने का आदेश दिया है बल्कि अधिकारियों को जिम्मेदारी भी उनकी तय की है अधिकारियों की, ताकि भविष्य में ऐसी नापाक हरकतें दोबारा ना हो सके। ऐसे में जो कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि अगर किसी भी अधिकारी की इसमें मिली भगत मानी गई, तो किसी भी अधिकारी की अगर मिली भगत इसमें देखी गई तो उस पे भी उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वसूल की गई राशि से वनीकरण भी किया जाएगा। खाली जमीन पर फिर से हरियाली लौटेगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और हिमाचल की वादियां एक बार फिर अपनी रौनक बिखेरेंगी। ये फैसला ये भी याद दिलाता है कि कानून का शासन और पर्यावरण की हिफाजत हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। इस वक्त जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है इससे काफी लोगों में डर भी है। सरकार ने इसको लेकर ये भी दलील दी थी कि ये जो फैसला था, ये जो धारा थी, इसके तहत किसानों को, जो गरीब किसान हैं, उनको मदद का प्रयास किया जाता था ताकि वो जो जमीन है, जिनके पास कम जमीन है, उनको थोड़ी ज्यादा जमीन मिल सके। और इसमें जो ये सिस्टम लागू किया गया था इसका बहुत लोगों ने गलत फायदा उठाया है और अब जो सरकार है, जो कोर्ट है, उसने सरकार को आदेश दे दिए हैं और ये सख्त नियम लागू कर दिया है और इससे अब जो भी एंक्रोचमेंट है उसको लेकर सख्त रुख अपनाया जाएगा। 2026 तक, फरवरी 2026 तक कोई भी अवैध कब्जे वाला जो स्थान है वो खाली करना होगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट कर दी है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस फैसले से क्या रंग आता है, कितना सही तरीके से फैसला लागू होता है और आखिरकार इस पर आगे क्या सरकारें बनी, सरकारों ने जो पॉलिसी बनानी थी, जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं, जिनका दायित्व था कि सरकार की एक पॉलिसी का निर्धारण करते, जो हमारे नीति निर्धारण करने वाले जो हमारे नेता थे, जिनको इन विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करके उनके लिए नीति बनानी थी, जो नीति बनाने में जो वो फेल हुए हैं, जो सही ढंग से नीति नहीं बना पाए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। और वो कार्रवाई इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ये सारा जो है वो एक सिस्टम खराब हुआ, उनकी वजह से ये सारा जो है एक बड़ी विकराल समस्या जो है वो पैदा हुई। लगभग पिछले 60 सालों से जो है वो ये अवैध कब्जों की जो है सिलसिला चलता रहा और ये लोग जो हैं उस समस्याओं को रोक पाने में विफल रहे। अब सरकार
में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को जनता के टैक्स से जो है वो पैसा दिया जा रहा है, वो अपनी मासिक वेतन ले रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है उस चीज़ को रोकने के लिए, जिनको परफॉर्म करना है। एक्चुअल में सही मायने में फेलियर उन लोगों का है, उन प्रशासकीय अधिकारियों का फेलियर है, तो उनके ऊपर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये कार्रवाई अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में प्रशासन के अंदर जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जो अनाधिकृत रूप से जो है वो अवैध कब्जों के निर्माण में प्रोत्साहन भी कई देते हैं, ऐसी भी हमें जानकारी मिली है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर तभी कार्रवाई संभव होगी जब निश्चित रूप से सरकार जो है उन अधिकारियों के ऊपर, और वो भी अधिकारी कौन, उच्च स्तरीय अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इस प्रकार के अधिकारियों के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो मेरा मानना है निश्चित रूप से प्रशासन में सुधार होगा। आने वाले समय में प्रशासन जो है वो और गंभीरता से इन विषयों के ऊपर देखेगा, और सरकार को ऐसा भी नियम और कानून जो है वो बनाने चाहिए कि भविष्य में अगर कोई सरकारी संपत्ति पर वन टाइम सेटलमेंट होने के बाद भविष्य में अगर कोई सरकारी संपत्ति पर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसको जो है कम से कम 2-3 साल की कन्विक्शन भी होनी चाहिए, उनको हैवी पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। इस प्रकार के जो है वो कठोर रूप से जो है प्रावधान किया जाना आवश्यक है। देखिए, ये जो अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है जिसके तहत अवैध कब्जाधारियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात हो रही है, तो हम जो लोग कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक तो माननीय न्यायालय के अंदर जिन लोगों, जो प्रभावित पक्ष था, जिन लोगों की बात को सही ढंग से सरकार नहीं रख पाई है, उनकी बात को हम लोग माननीय न्यायालय में रख सकें, ऐसा हम लोग एक प्रयास करने वाले हैं। दूसरा, ये जितने प्रभावित लोग हैं उनको लेके हम 23 तारीख को कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला के अंदर, जिसको दूसरी राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग एक रैली का आयोजन करने वाले हैं। और इस रैली के आयोजन के लिए बैठकिंग का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कई स्थानों पर हम लोगों ने छोटी छोटी कमेटियों का गठन कर दिया है, जैसे ढगवार में कर दिया, आपके चोला में, इंद्रूनाग में, ठेड़ में, ऐसे कई स्थानों पर हमने कर दिया है। इसी कड़ी में हमने इस रविवार को पटोला गांव में जो है एक बड़ी बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो घर बनाता है, वो जीवन में घर एक बार ही बनता है, बार बार लोग घर नहीं बनाते हैं। अब जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर अपना घर बना लिया है और जिनके घर बन चुके हैं, और जो लोग वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, कोई एक मरले पे बैठा है, कोई आधे मरले के ऊपर दुकान कर रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, तो ऐसे लोगों को का जो रोज़गार जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे रूप में व्यवसाय करके वो अपने जीवन का जो है वो निर्वहन कर रहे हैं। तो कई स्थानों पर हमें ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल भूमिहीन है, जिन्होंने सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, और सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बाद सरकार की भी एक नीति है कि वो उनको 2 बिस्वे ज़मीन जो है वो आवंटन करती है, लेकिन ऐसे में उनको वो ज़मीन भी जो है वो आज तक आवंटन नहीं हुई। उसके बाद सरकार उनको घर बनाने के लिए भी पैसे देती है, लेकिन वो भी सरकार तभी देगी जब ज़मीन का आवंटन होगा। ऐसे में जब हमारा मानना ये कि ऐसे में जब जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के घरों को जो है वो नियमित कर देना चाहिए, और ऐसे लोगों का जो है वो एक अलग से आंकलन करते हुए सरकार को जो है वो उसके ऊपर नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग भी हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा किया है, उनके पास 2-3 कनाल अतिरिक्त भूमि है, लेकिन उन्होंने घर जो है वो सरकारी भूमि पे बना दिया है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन लोगों के पास कम भूमि है, जो 5-6 कनाल के पास जिनके पास भूमि है, और जिन्होंने आधी कनाल या 1 कनाल के ऊपर जो है वो सरकार की भूमि के ऊपर जो कब्जा करके अपना घर बना लिया है, अपनी दुकान बना ली है, तो ऐसे में सरकार जो है उनको एक मौका सरकार को देना चाहिए, और सरकार उसमें जो है उनके साथ जो है उनकी जो मलकियत है उसके साथ वो तबादला कर ले, क्योंकि सरकार को तो भूमि से मतलब है। सरकार का जो डाटा बैंक है वो कम नहीं होना चाहिए, तो वो बैंक का जो डाटा है वो मेरे ख्याल से बढ़ेगा। और सरकार को ये भी देखना चाहिए, जो बहुत से लोग कई बार प्रश्न उठाते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 कनाल भूमि जिनके पास अपनी है, और उन्होंने जो है वो सरकार की वैल्यूएबल 10-10, 15-15 कनाल भूमि के ऊपर जो है वो कब्जे किए हुए हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि जिनके पास अधिक
मात्रा में जो है अपनी मलकियत भूमि है, सरकार को वो उसका दुगना भी दे सकते हैं, दुगनी भूमि का भी मुआवजा दे सकते हैं। जिनके पास, आप मान लीजिए किसी के पास 60 कनाल ज़मीन है और जिसने 3 कनाल 5 कनाल ज़मीन रोकी है, तो 5 कनाल ज़मीन के बदले वो अगर 10 कनाल ज़मीन दे देंगे तो उनको वो इतने प्रभावित नहीं होंगे। उनका घर जो बना बनाया घर है वो घर बच जाएगा, उनका जो विस्थापन होना है वो विस्थापन नहीं होगा, उनको नए सिरे से घर नहीं बनाना पड़ेगा। कई ऐसी तरीके हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि जीवन में एक बार ही व्यक्ति जो है वो अपना घर बनाता है और एक बार ही वो बड़े चाव से उस घर को जो है वो निर्माण करता है। तो ऐसे में उनकी जो परिवार के सदस्य जो होते हैं उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी ऐसे विषय हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है इस तरीके की भी एक नीति बनानी चाहिए, जिससे सरकार का एक लैंड बैंक भी इंक्रीज हो जाएगा। जो जिसने 1 कनाल रोकी है उससे 2 लेंगे तो सरकार का जो है निश्चित रूप से सरकार का जो लैंड बैंक है, अगर आंकड़ों के अनुसार अगर 59,000 अवैध कब्जा जा रही हैं और उन्होंने मान लो, ऐसे मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं कि मान लो उन्होंने 100 कनाल रोकी है और उनमें से कुछ ऐसे सक्षम परिवार हैं जो 200 कनाल जमीन जो है वो सरकार को दे सकते हैं, तो सरकार जो है, सरकार का तो लैंड बैंक बढ़ गया और सरकार के पास जमीन होगी तो सरकार तो उसको कभी भी किसी भी तरीके से डेवलप कर सकती है। तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा सरकार को जो है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। जिनके पास साधन नहीं है, जमीन नहीं है, उनको जो है वो लीज के ऊपर जो है उसका आवंटन किया जाना चाहिए।